नमस्कार दोस्तों। मीडिया यह नहीं पूछ रहा है कि महाकुंभ में कितने लोग मर गए। मीडिया यह नहीं पूछ रहा है कि आखिर मोदी जितने वायदे कर रहे हैं और पहले वायदे करते रहे हैं चुनावों में, कितने पूरे किए हैं। मीडिया यह नहीं बता रहा है कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने क्यों नहीं बुलाया। मीडिया यह नहीं बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कितने झूठे वायदे किए। मीडिया यह नहीं बता रहा है कि दलितों आदिवासियों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं। मीडिया यह नहीं बता रहा है कि दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगे में मोदी क्या कर रहे थे, केजरीवाल क्या कर रहे थे, और जो 750 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई उनमें क्या हुआ। जी हां, लेकिन वो यह पूछ रहा है वो यह बता रहा है कि बजट से ये लाभ हो गया, बजट में ये है, बजट में वो है, और झुनझुना बजा रहा है। मोदी के पास बजट की कोई खूबी बताने के लिए कुछ नहीं बचा। वो नेहरू में फंसते हैं, इंदिरा में फंसते हैं, कांग्रेस में फंसते हैं और फिस हो जाते हैं। जी हां, यही स्थिति है। जब नरेंद्र मोदी बजट में 12 लाख रुपए तक की आयकर की छूट देने की बात करते हैं और कहते हैं नेहरू होते ये कर लेते, इंदिरा होते ये कर लेते और होते कर लेते, तो कांग्रेस के प्रोफेशनल सेल के लीडर जो उसके अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, वो प्रवीण चक्रवर्ती जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो बता देते हैं कि नेहरू के समय में 12,000 जो थे वो आज 12 लाख से अधिक होते हैं। इंदिरा जी के समय में जो 40,000 थे वो आज के 12 लाख से अधिक होते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो 55,000 थे वो 12 लाख से अधिक होते हैं आज के 12 लाख से। यानी आप समझ लीजिए कि उस समय यह स्थिति थी, इस तरह की स्थिति थी। लेकिन जब वो छोड़ के गए तो इस देश को समृद्ध बना के गए थे। आपने क्या किया? आप कह रहे हो 12 लाख तक पे हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इनकम टैक्स, बाकी सारी टैक्स बढ़ा बढ़ा के ले रहे हो। इधर से भी ले रहे हो, उधर से भी ले रहे हो, सर्विस टैक्स से भी ले रहे हो, जीएसटी भी ले रहे हो, सेस भी ले रहे हो, तो तमाम टैक्स ले रहे हो। बहरहाल इन टैक्स के बाद आ जाए, तब इतना टोल रोड नहीं कहीं पड़ता था, तब कहीं और भी बहुत सारे टैक्स नहीं पड़ते थे, लेकिन आज सब पड़ते हैं। लेकिन उस समय टैक्स देना पड़ता था। किसको देना पड़ता था? उस समय टैक्स देना पड़ता था हर उस व्यक्ति को जो लखपति था। लखपति, करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूं। करोड़पति बहुत कम लोग होते थे, अरबपति बहुत कम लोग होते थे, और खरबपति की तो बात ही मत करिए। यानी इतने में सब सिमट जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास वह स्थिति नहीं थी। तो क्या करते थे ये लोग? ये लोग उन बड़े लोगों तथाकथित जिनके पास धन, राज, संपत्ति, सुख था, उनसे 40% से लेके 90% टैक्स लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में इन बड़े लोगों से, लखपतियों, करोड़पतियों से 40% टैक्स लिया जाता था। इंदिरा जी ने उसे बढ़ा के 90% तक कर दिया था। यानी आप बड़े आदमी बनोगे तो साहब ये पैसा दोगे, और जो दोगे वो पैसा कहां जाएगा? उस गरीब के पास जाएगा जिससे वो गरीब मिडिल क्लास बन जाएगा। यही वजह है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश आजाद कराया, प्रधानमंत्री बने, उस वक्त देश के लोगों की यह स्थिति थी, या तो अमीर थे
या गरीब थे। मिडिल क्लास नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन उन्होंने जो बनाया उनमें किसी से टैक्स नहीं लिया। यही बात कही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कि सड़कें बनाई, बांध बनाए और सारी चीजें बनाई, शहर बसाए बनाए, किसी से टैक्स नहीं लिया, वो बनाया। लेकिन आपने हर चीज बेची है और दिया कुछ नहीं। उन्होंने करोड़ों नौकरियां दी, किसी से कुछ नहीं कहा। आप वो करते, उन्होंने फ्री टीके लगाए लेकिन अपनी फोटो नहीं छापी, आप वो छापते हो। यह अंतर है आप में और उनमें, यह अंतर है इंदिरा जी में और आप में, यह अंतर है राजीव जी में और आप में। आप सिर्फ बोलते हो, करते नहीं हो। इसीलिए आपको अपनी उपलब्धि बजट में बताने के बजाय नेहरू और इंदिरा पे जाना पड़ रहा है। यह सच है। अब आपकी उपलब्धि क्या है यह जान लीजिए। नेहरू के समय में रुपया और डॉलर, इसका अंतर क्या था? करीब 4 रुपए का 1 डॉलर होता था। इंदिरा जी के समय में भी 8 रुपए का 1 डॉलर होता था, लेकिन आपके समय में वो 87 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। 1 डॉलर 87 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। तब आप सोच लीजिए। तो आपने यह बनाया है, आपने यह बनाया है कि फोर्ब्स जब सूची जारी करता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कौन है, उनमें भारत का नाम हुआ करता था। लेकिन अब टॉप 10 की लिस्ट में भारत कहीं नहीं है, भारत का नाम तक नहीं। यानी विश्व गुरु की यह स्थिति है। इसी पर राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में सवाल उठा देते कि प्रधानमंत्री को ट्रंप के शपथ ग्रहण में आमंत्रित कर लिया जाए, इसके लिए विदेश मंत्री वहां पड़े रहे हफ्तों, लेकिन कोई पूछ नहीं हुई। We have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States for the simple reason that they cannot build an industrial system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. So that would be the first part of a president's address. We would talk to the youngsters in India and say to them, we want you to be partners in this revolution. We want to change the Indian banking system so you can have access to it. And we believe in you, we trust in you, and we believe you can take on the Chinese. मिर्ची लग जाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कहते हैं राहुल गांधी तो अंधे हो गए, किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है। उसके अलावा राहुल गांधी जब कहते हैं सीमा की स्थिति क्या है और सेना की स्थिति आपने क्या कर दी है, उसकी दुर्दशा पर जब बात करते हैं तो कहते हैं अंधे हो जाते। We have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister, disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The reason China is inside our territory is important. Because people think that wars are fought between armies and their weapons. But the fact of the matter is that wars are fought by industrial systems. The fact of the matter is that China has an industrial system that is far stronger, far bigger than our industrial system. And that is why they have the guts
to come inside this country. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. The reason China is sitting inside this country is because India is refusing to produce. And I'm worried that India is going to give up this revolution to the Chinese once again. The reason I made this reference is because everything is connected. If and when we fight a war with China, we will be fighting with Chinese electric motors, Chinese batteries, Chinese optics, and we will be buying Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries. It is a non-sustainable proposition. That is why for our security, for the future of our children, for the future of our country, we have to build a production system and we cannot allow this revolution to go by. लेकिन राहुल गांधी मुद्दे से हटते नहीं है। वो बात करते हैं कि इस देश में उद्योग को कैसे आपने बर्बाद किया है। जो उद्योग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कैसे गर्त में जा रहा है, लगातार गिर रहा है, वह स्थिति है। और जीडीपी कैसे गिर रही है उसकी भी बता दी उन्होंने कि कहां 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय में जो 12.5% हुआ करती थी, आपके समय में कहां आ गई। The future of this country is going to be decided by the young men and women of this country, the youth of this country. So I think anything we say has to be addressed to them, has to be spoken to them. The first thing in front of us, and this is something I'm sure the Prime Minister would accept, and pretty much everybody in this room will accept, a universal problem that we have faced is that we have not been able to tackle the problem of unemployment. No, neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. Something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. भारतीय जनता पार्टी उनकी हालत बिगड़ जाती है। वो रोजगार पे बात करते हैं और बड़े साफगोई से स्वीकार करते हैं कि ना आपने उस पर कुछ काम किया, और यूपीए सरकार में जितना होना था नहीं हुआ, और आपकी नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार में कुछ नहीं हुआ, उल्टा बेरोजगार बनाया गया। मेक इन इंडिया की बात की जाती है, पंडित नेहरू ने यही बात की थी, आत्मनिर्भर भारत की बात, तो वही मेक इन इंडिया था। लेकिन आज मेक इन इंडिया फ्रॉड साबित हुआ है। कहने को मेक इन इंडिया है, राहुल गांधी की बातों से चूना लग जाता है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं कैसे इस देश के अंदर दलितों और अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को मारा जा रहा है, उनके साथ क्या और क्या हो रहा है। यह सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या प्रयास है? एससी, एसटी, ओबीसी तो बर्बाद हो गए, उनको शिक्षण की कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, और आज एससी, एसटी के खिलाफ
13% अपराध बढ़े हैं और एसटी के खिलाफ 14% अपराध बढ़े हैं और वहीं कन्विक्शन रेट 7% कम हो गए। देश का किसान और बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है। बेरोजगारी ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। महंगाई ने आम आदमी को उसकी कमर तोड़ दी और गांव देहात के लोगों की हालत तो बदतर हो गई। यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी। मैं उसीलिए बोला कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी है और आम जनता के दुख और मुसीबत इसलिए लगातार बढ़ रहे हैं। और वो तमाम उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जैसे होता है। तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कहते हैं, आप भी शूद्र में ही आते हैं, ये मनुवादी हैं। यानी भाजपा के लोग मनुवादी हैं और वो मनु संहिता लेकर के जाते हैं और दिखा के बता देते हैं ये है इनका चरित्र, और जब सच बताते हैं तो सबकी हालत बिगड़ जाती है। जब वो पूछते हैं कि कितने मरे कुंभ मेले में और वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं तो भाजपा के लोगों को चूना लग जाता है। तो अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था मोदी जी? मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। आग लग जाती है। वो कहते हैं हजारों लोग मर गए, तो भाजपा के लोग कहते हैं अरे गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा तो आप संख्या बता दीजिए। तो संख्या बताने के लिए उनके पास नंबर नहीं होते, नंबर आप बता नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हाँ इतने। उन्होंने कहा यदि मैं गलत बता रहा हूं माफी मांग लूंगा, लेकिन बताओ ना आके। और उनके लिए आपने क्या किया, कितने घायल हुए, कहां के हैं, कौन है, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हजारों लोग लापता है। हजारों लोग लापता हो, तमाम लोग मर चुके हो और उसके बाद जश्न मनाया जा रहा। और नरेंद्र मोदी स्नान करने जाएंगे, वोटिंग के दिन जाएंगे और वहां 1 घंटे पूरा ड्रामा चलेगा और पूरे दिन यही गोदी मीडिया दिखाएगा जो गुणगान कर रहा है कि इतना 12 लाख तक टैक्स माफ हो गया। तो साहब, कई लोगों ने यह भी पूछ लिया, मीडिया के लोग जो ये डांस कर रहे हैं कि इतना 12 लाख तक टैक्स माफ हो गया, तो कितनों की 1 लाख रुपया महीने की सैलरी है? अपने अखबार के दफ्तर में खोज के बता दीजिए कितने लोगों के 1-1 लाख रुपए सैलरी है महीने। और इसी तरह टीवी चैनल के लोग और वो रिपोर्टर्स जो ये गुणगान करते घूम रहे हैं, वो स्ट्रिंगर्स जो गुणगान करते घूम रहे हैं, किसकी 1 लाख रुपए महीने सैलरी है? बता दीजिए प्लीज। किसी की आवाज नहीं निकलती है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ गुणगान करने का आदेश है, तो आदेश का पालन करें। उधर संदीप दीक्षित सवाल कर देते हैं अरविंद केजरीवाल से, तो उनकी हालत बिगड़ जाती है और वो भागने लगते हैं, सवालों का जवाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ किया हो तब बताएं ना। उन्होंने, संदीप दीक्षित ने कहा शिक्षा का मॉडल देख लीजिए, स्वास्थ्य का मॉडल देख लीजिए। 1.5 लाख से अधिक बच्चे 9वीं में फेल हो गए और 11वीं में करीब 70,000 बच्चे फेल हो गए। तो अब आप समझिए, इतने बच्चे यदि फेल हो जा रहे हैं तो कौन सी आप पढ़ाई पढ़वा रहे हैं? दिल्ली इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टेट है। तो आप समझिए कि जहां छोटा सा स्टेट है वहां ये हो रहा हो।
उधर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के को कटघरे में खड़ा कर दिया और तथ्यों के साथ बता दिया जितना पूरे हिमाचल के वोट है उतने वोट सिर्फ 5 महीने में, उससे ज्यादा वोट 5 महीने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बढ़ा दिए महाराष्ट्र के चुनाव में। 5 महीने में, जो 5 साल में नहीं बढ़े वो 5 महीने में बढ़ा। तो आप इससे समझिए ये खेल है, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। तो इस मॉडल को समझिए, ये इसी तरीके से करते हैं। उधर आदित्यनाथ के पास भी अपनी इस पूरी खेल में हालत यह है बताने के लिए कुछ नहीं है। तो यह पीआर मैनेजमेंट उसी मीडिया से चल रहा है जहां सब मर रहे हैं, जिनकी आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है, कि योगी आदित्यनाथ पूरी रात सो नहीं पाए, वो उस पूरी तैयारी में रहे कि कुंभ में अच्छे से हो जाए। लेकिन वही मीडिया यह नहीं बता पा रहा है कितने मर गए भाई, उनके नंबर बता दो। वहां आदिवासी दलितों और सबकी बात करते हैं, लेकिन उड़ीसा में जो मुख्यमंत्री इन्होंने आदिवासी बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिखाता है कि कैसे वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री कहता है मैंने आदिवासियों के अपने क्षेत्र में इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वहां अच्छी महिलाएं नहीं, लड़कियां नहीं थी। यानी आदिवासियों से उन्हें इतनी चिढ़। ये असल में वो लोग हैं जो कहने को आदिवासी हैं लेकिन नहीं है। यही चीज हम राष्ट्रपति में देखते हैं। और जब श्रीमती सोनिया गांधी ये कह देती हैं कि इतना लंबा जो बजट का भाषण पढ़ने में राष्ट्रपति थकी हुई लग रही थी, तो बेचारी थकी हुई लग रही थी, वो जब ये कहती हैं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सर्व कर दिया जाता है। उनके सांसद बिहार से पप्पू यादव के खिलाफ सर्व कर दिया जाता है। इससे आप समझ लीजिए कि किस तरह की राजनीति चल रही है। इनके पास जवाब नहीं है तो ड्रामे करेंगे, और ये ड्रामे लगातार इनके होते रहते हैं क्योंकि इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। न केजरीवाल देते हैं, न मोदी देते हैं, न योगी देते हैं, लेकिन सब अपने आप को जाने क्या बताते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बुजुर्ग खड़गे से डर लगने लगा है लोगों को। अब जनता बताएगी। जय